हेलो, सभी को नमस्कार। हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता की आज अप्रॉक्सीमेटली लास्ट क्लास होगी। पिछली क्लास में हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड, और आज हम पढ़ेंगे बेटा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लिपि, अर्थात हड़प्पा वासियों की लिपि क्या थी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, अर्थात वो लिपि से परिचित थे, किंतु इनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लिपि की बात करें तो हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करें या सिंधु सभ्यता लिपि की बात करें तो इस लिपि में 64 मूल अक्षर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे बेटा? 64 मूल अक्षर हुआ करते थे, अर्थात 64 ऐसे अक्षर हैं जिनका बार बार प्रयोग देखने को मिलता है। तो इन्हें क्या कहा गया? 64 मूल अक्षर कहा गया है। और अगर इन अक्षरों को हम कहें तो बेटा इन्हीं 64 मूल चिन्हों को, इन 64 मूल चिन्हों को गौमूत्राक्षर कहा गया है। क्या कहा गया है? इन 64 मूल चिन्हों को गौमूत्राक्षर कहा गया है। ठीक है, आप यह कह सकते हैं कि 64 मूल अक्षर थे या 64 मूल चिन्ह थे। ठीक है, और इन्हीं को हमने क्या कहा है? गौमूत्राक्षर कहा है। अगर संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो इस लिपि में लगभग 250 से लेकर 400 अक्षर होते थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, उस लिपि में 400 के करीब अक्षर हुआ करते थे, अर्थात 250 से लेकर 400 अक्षर हुआ करते थे। ठीक है बेटा, और अभी मैं बता चुका हूँ कि हड़प्पा की जो लिपि है उस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और इसीलिए बेटा इसे कहा जाता है अज्ञात या ओस्ट्रोफोडल। इसीलिए इस हड़प्पाई लिपि को क्या कहा जाता है? अज्ञात लिपि। अज्ञात लिपि या ओस्ट्रोफोडल कहा जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है इसे क्या कहा जाता है बेटा? अज्ञात कहेंगे या कहेंगे बेटा ओस्ट्रोफोडल। ठीक है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें बेटा तो इसकी जो लिपि थी वो कैसी थी? तो आप ये कह सकते हैं इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। लिपि कैसी हुआ करती थी? भाव चित्रात्मक, अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रदर्शित करने का कार्य करते थे हड़प्पा की जो निवासी थे। ठीक है, और इसी को बेटा इंग्लिश में पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ, अर्थात जो हड़प्पा वासियों की लिपि थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, अर्थात पिक्टोग्राफ लिपि थी, अर्थात चित्रों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रदर्शित किया करते थे। ठीक है बेटा, इसीलिए यही एकमात्र कारण है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम बात करें बेटा आगे, तो यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी बेटा? दाईं से बाईं ओर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करें बेटा तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हुआ करते थे या 64 मूल अक्षर देखने को मिलते हैं, जिनका प्रयोग हमें बार बार देखने को मिलता है, और इन्हीं को क्या कहा गया है? इन्हीं को गौमूत्राक्षर कहा गया है। आगे की बात करें तो टोटल अगर अक्षरों की बात करें तो हड़प्पाई लिपि में 250 से लेकर लगभग 400 अक्षर हुआ करते थे। ठीक है, और इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे कहा जाता है अज्ञात लिपि या ओस्ट्रोफोडल कहा जाता है। और अगर लिपि की बात करें तो यह कैसी थी बेटा? भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, अर्थात भावों के माध्यम से चित्रों के माध्यम से अपने भावों को एक्सप्रेस किया करते थे। इसीलिए इसे क्या कहा गया है बेटा? पिक्टोग्राफ लिपि भी कहा जाता है। और यह बाईं से
दाईं से बाईं ओर की ओर लिखी जाती थी। किधर से किधर लिखी जाती थी? तो आप कहेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें कि हड़प्पाई लिपि के बारे में सबसे पहले विचार किसने दिया था या किसने सबसे पहले हड़प्पाई लिपि की ओर ध्यान केंद्रित किया था, तो बात है बेटा 1873 की। और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने ही सबसे पहले हड़प्पाई लिपि के बारे में अपने विचार व्यक्त किए, अर्थात सबसे पहले इन्होंने ही इस लिपि के बारे में जानकारी दी। ठीक है। अब हुआ क्या बेटा, 1925 में 1925 ईस्वी में सबसे पहले इसे पढ़ने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा बेटा? तो आप कहेंगे L.A. वेडल द्वारा। किसके द्वारा? L.A. वेडल द्वारा। L.A. वेडल द्वारा लिपि को पढ़ने का प्रथम प्रयास किया गया। ठीक है बेटा। तो हड़प्पाई लिपि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला कौन व्यक्ति था? तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में सबसे पहले हड़प्पाई लिपि के बारे में बताया था, या आप कह सकते हैं कि अपना विचार व्यक्त किया कि इनकी कोई लिपि भी है। ठीक है। और उस लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया था? तो आप कहेंगे L.A. वेडल महोदय ने 1925 में, अर्थात 1925 ईस्वी में। ठीक है। तो यह बात थी किसकी बेटा? लिपि की थी। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे बेटा आगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आर्थिक जीवन की बात करेंगे। ठीक है बेटा। अब हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे तो आर्थिक जीवन की बात करेंगे। तो आर्थिक जीवन की अगर हम बात करें तो सिंधु वासियों का आर्थिक जीवन अगर आप देखें तो बेटा दो प्रमुख व्यवसाय हुआ करते थे। एक हुआ करता था कृषि, ठीक है बेटा, और दूसरा हुआ करता था व्यापार। अर्थात अगर हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ करता था? कृषि और व्यापार ही यह लोग किया करते थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, सबसे पहले बात करेंगे कृषि की। इसकी बात करेंगे कृषि की। अगर हम कृषि की बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो बेटा टोटल 9 प्रकार की फसलें उगाया करते थे, अर्थात इन्हें 9 प्रकार की फसलों की जानकारी थी। तो आप ये कहेंगे कि यह लोग कुल 9 प्रकार की फसल उगाते थे। ठीक है। अब 9 प्रकार की फसलों में कौन कौन सी फसल आएगी? तो गेहूं हो गया, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों हो गई। ठीक है। चावल हो गया, जौ, सरसों, चावल। ठीक है। चावल के साथ साथ तिल, मटर, तरबूज, तिल, मटर, तरबूज की भी खेती किया करते थे। तरबूज हो गया। ठीक है। राई और कपास, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, पूरा हो गया। तो कुल 9 प्रकार की फसल यह उत्पादित किया करते थे। और फसल को बोने का समय हुआ करता था नवंबर महीने में, क्योंकि नवंबर महीने में क्या होता था, जो सिंधु नदी होती थी उसका पानी पीछे की ओर चला जाता था। अर्थात आप यह कह सकते हैं सिंधु की जो बाढ़ थी वो उतर जाती थी, और जैसे बाढ़ उतरती थी तो ये लोग क्या करते थे, फसल बो देते थे। फसल कब बोते थे? अगर फसल की बात करें तो फसल ये लोग बोते कब थे? अगर बोने की बात करेंगे तो ये बोते थे नवंबर महीने में। ठीक है। नवंबर महीने में फसल को बो देते थे और काटते कब थे? तो आप ये कहेंगे अप्रैल माह में यह फसल को काट लेते थे। अर्थात नवंबर में बीज बो दिया
और नवंबर में बीज बोने के बाद अप्रैल माह में फसल तैयार हो जाती थी और अप्रैल में यह काट लेती थी। ठीक है बेटा, आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कपास उगाया इन्होंने ही था। विश्व में अगर हम बात करें सबसे पहले कपास उत्पादित करने का श्रेय अगर किसी को दिया जाएगा तो वो इन्हीं को मिलेगा। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम कपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही उगाया था। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही की थी। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही की थी। कपास उत्पादन में विश्व में, भारत में ही नहीं अभी तो विश्व में सिंधु सभ्यता के लोगों का ही नाम आता है कि सबसे पहले कपास का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था। तो आप कहेंगे सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी। ठीक है बेटा, आपको मैंने बताया था कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम बात करें सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यह प्राप्त होते हैं बेटा कालीबंगा से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से। हमने बताया था आपको कि कालीबंगा से ही हल रेखाएं मिली हैं, अर्थात खेत को जोते जाने का प्रमाण मिला है और हल नहीं मिला है। लेकिन हल नहीं मिला है तो ऐसा विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यह इस सभ्यता के लोग संभवतः क्या किया करते थे, संभवतः लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे, लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ठीक है बेटा, तो ये रहा हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन के अंतर्गत एग्रीकल्चर का महत्व। अर्थात यहाँ पर अगर हम कृषि की बात करें तो कुल 9 प्रकार की फसल उगाते थे, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, चावल, तिल, मटर, तरबूज, राई और कपास। और कपास के बारे में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विश्व में सबसे पहले कपास उत्पादित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही कपास उत्पादित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, और जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता की अगर बात करें तो कालीबंगा से मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने लकड़ी के हल का प्रयोग किया होगा और इतनी पुरानी सभ्यता है जिससे लकड़ी गल गई होगी, इसलिए हल हमें नहीं मिला है। ठीक है बेटा, हल हमें नहीं मिला है। आगे बात करें बेटा तो पशुपालन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम, पशुपालन की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन पशुओं को पालते थे। तो आप सभी जानते हो कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे वो बैल, बकरी, भेड़, सुअर, भैंस इत्यादि जानवरों को पालते थे। किसे पालते थे, जैसे बैल हो गया, ठीक है बेटा, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गया, सुअर हो गया, सांड हो गया, ठीक है, या आप भैंस कह सकते हैं, भैंस, ठीक है, भैंस इत्यादि जानवरों को क्या करते थे, पालते थे। लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो प्रमुख पशु कौन सा था। तो प्रमुख पशु की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं प्रमुख पशु कुबड़ वाला बैल हुआ करता था या कुबड़ वाला सांड हुआ करता था। ठीक है, जिसकी कुबड़ निकला होता था वो प्रमुख पशु माना जाता है। ठीक है, उसकी धार्मिक महत्व भी रहा होगा। और इन लोगों का प्रमुख पशु कौन सा था, तो आप यह कह सकते हैं कुबड़ वाला सांड या कुबड़ वाला बैल। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इस सभ्यता से हमें ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति बनी हो।
अर्थात आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो गाय से परिचित नहीं थे, अर्थात गाय हमें सिंधु सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आप यह कह सकते हैं कि शेर के भी साक्ष्य हमें इस सभ्यता से नहीं मिलते हैं, शेर के साक्ष्य भी नहीं प्राप्त हुए हैं। अर्थात इस सभ्यता में दो चीजें आप ध्यान रखिएगा, एक तो गाय नहीं मिली है और दूसरा शेर के भी साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो गाय और शेर के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि बेटा जो गुजरात के लोग हुआ करते थे, लोथल वगैरह में आपको पढ़ाया होगा, गुजरात के लोग क्या करते थे, गुजरात के लोग बेटा हाथी पालते थे। क्या करते थे? हाथी पालते थे। ठीक है, गुजरात के लोग हाथी पालते थे, यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और घोड़े से तो परिचित थे, लेकिन घोड़े का प्रयोग सामान्यतः कम ही होता था। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं घोड़े का प्रयोग सामान्यतः कम होता था। और आप सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो घोड़े की संदिग्ध मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप यह कह सकते हैं कि घोड़े की संदिग्ध मूर्ति हमें लोथल से प्राप्त हुई है। और अगर घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य की अगर हम बात करें कि घोड़ा रहा होगा, तो अस्तित्व के साक्ष्य तो हमें मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हो जाते हैं। और अगर घोड़े की अस्थियों की बात करें, हड्डियों की बात करें, तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य हमें सुरकोटिदा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटिदा से मिलते हैं। तो इस चीज को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तो आप यह कह सकते हैं घोड़े के अस्तित्व के साक्ष्य, अस्तित्व के साक्ष्य अर्थात घोड़ा हुआ करता था, इसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आप यह कहोगे हमें प्राप्त होते हैं सर मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मोहनजोदड़ो से। घोड़े की संदिग्ध मूर्ति की अगर हम बात करें, घोड़े की संदिग्ध मूर्ति, ठीक है, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? यह लोथल से प्राप्त होती है। और अगर हम बात करें घोड़े की अस्थियों की, घोड़े की अस्थियों की, तो घोड़े की जो अस्थियां हैं बेटा वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? आप कहोगे सुरकोटिदा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर अर्थात अस्थियां प्राप्त होती हैं। तो यह बेटा रहा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पशुपालन, अर्थात किन किन पशुओं को पालते थे और इनका क्या क्या महत्व है। ठीक है, आप इस चीज को नोट करिए, फिर आगे पढ़ाते हैं आपको। आगे हम लोग बात करेंगे व्यापार के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते थे, अर्थात एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। ठीक है, वस्तुओं से ही आदान प्रदान किया करते थे। ठीक है, और व्यापार का पता हमें कैसे चलता है? तो आप यह कह सकते हैं कि व्यापार का पता जो चलता है वो मोहरों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार भी किया करते थे। अगर स्थलीय व्यापार की बात करें, स्थलीय व्यापार की अगर हम बात करें, तो स्थलीय व्यापार बेटा होता था अफगानिस्तान और ईरान से। ठीक है, स्थलीय व्यापार किससे होता था? अफगानिस्तान और ईरान से हुआ करता था। जबकि जलीय व्यापार की अगर हम बात करें, तो जलीय व्यापार जो हुआ करता था बेटा तो मकराना से हुआ करता था। किससे हुआ करता था? मकराना से हुआ करता था। और इन दोनों के मध्य दलाली या बिचौलिए का काम बहरीन के व्यापारी करते थे। बहरीन के व्यापारी करते थे। तो यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि स्थलीय व्यापार होता था अफगानिस्तान से और ईरान से, जबकि जलीय व्यापार हुआ करता था मकराना से। ठीक है, और अगर हम बात करें
मकरान या मकराना एक ही बात है, ठीक है। मकरान या मकराना, मकरान से हुआ करता था और दोनों के मध्य जो बिचौलिए का कार्य करते थे वो कहाँ के व्यापारी किया करते थे, तो आप यह कहेंगे बहरीन के व्यापारी। और आप सभी जानते हैं बहरीन को कहा जाता है मोतियों का द्वीप। बहरीन को क्या कहा जाता है बेटा, मोतियों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो बहरीन के व्यापारी क्या करते थे, बिचौलिए का कार्य करते थे, ठीक है। और जो मोहरें हुआ करती थी जिनसे हमें व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, मोहरें सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। जो मोहरें हुआ करती थी, मोहरें किससे बनती थी, आप कहेंगे कि मोहरें बनती थी सेल खड़ी से, ठीक है बेटा। सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। और आप सभी जानते हैं कि सर्वाधिक मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तब आप कहेंगे कि सर सर्वाधिक मोहरें हमें प्राप्त होती हैं मोहनजोदड़ो से। यह चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो सर्वाधिक मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तब आप आंसर करेंगे मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। और अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की जो मोहरें हैं, हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का चित्र मिलता है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें जो हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, वो तो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं। किंतु अगर हड़प्पा की मोहरों की बात करें तो हड़प्पा की मोहरों पर क्या हमें मिलता है, एक सींग वाले जानवर का हमें क्या मिलता है, चित्र मिलता है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा कालीन स्थल हुआ करता था लोथल, इस लोथल से हमें फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं। कहाँ की मोहरें प्राप्त होती हैं बेटा, फारस की मोहरें प्राप्त होती हैं। फारस की मोहरें हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, आप यह कहेंगे फारस की मोहरें हमें लोथल से प्राप्त हुई हैं। जबकि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। जबकि कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती हैं, ठीक है, या हुई हैं। तो बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं, बेलनाकार मोहरें आप कह सकते हैं बेलनाकार मोहरें मिली हैं कालीबंगा से। अब बात यह करते हैं कि बेटा किस किस देश से क्या क्या व्यापार हुआ करता था, ठीक है बेटा। तो इसकी एक लिस्ट बनाते हैं और साथ के साथ आप बनाते चलिए। इसकी एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सोना चांदी और टिन की, सोना चांदी और टिन, सोना चांदी और टिन की अगर हम बात करें तो यह बेटा अफगानिस्तान से खरीद के लाते थे। कहाँ से लाते थे, अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान से क्या लाते थे, सोना चांदी और टिन लेके आते थे, ठीक है। अगर तांबे की बात करें बेटा तो तांबा प्राप्त होता था हमें राजस्थान से। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, राजस्थान से। और राजस्थान में भी तांबे के लिए प्रसिद्ध हैं खेतड़ी की खाने, खेतड़ी की खाने। और खेतड़ी की खाने कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे राजस्थान में। तो तांबा कहाँ से लेके आते थे बेटा, राजस्थान से लेके आते थे, ठीक है, राजस्थान के खेतड़ी से। जस्ता, और जहाँ जस्ता मिलेगा बेटा वहाँ सीसा भी मिलता है, जहाँ जस्ता मिलेगा वहाँ सीसा भी मिलता है। इसीलिए इन्हें खनिजों की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता को बेटा क्या कहा जाता है, तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं, खनिजों की जुड़वा बहन, ठीक है। खनिजों की जुड़वा बहन भी कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर जस्ता मिलेगा वहाँ सीसा मिलेगा और जहाँ सीसा मिलेगा वहाँ पर जस्ता अनिवार्य रूप से मिलेगा। तो अगर हम बात करें सीसा और जस्ता की, तो यह भी हम कहाँ से लेके आते थे बेटा, यह राजस्थान से लेके आते थे। और इसके लिए फेमस है जावर की खान, जावर की खान। और जावर की खान बेटा कहाँ पड़ती है, तो आप कहेंगे राजस्थान में पड़ती है। अगर यहाँ से नहीं तो फिर भाई आप कहाँ जाइए, अफगानिस्तान जाइए, अफगानिस्तान या फिर ईरान या अफगानिस्तान में भी
सीसा और जस्ता मिल जाता था। ठीक है बेटा, आगे की अगर हम बात करें तो नील रत्न की बात करें, अगर नील रत्न और लाजवर्त, नील रत्न और लाजवर्त यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है बदख्शा। ठीक है, बदख्शा, और ये कहाँ पड़ती है? तो आप आंसर करेंगे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है बदख्शा। बदख्शा से ही हमें क्या प्राप्त होता है? नील रत्न, जैसे पन्ना हो गया, नीलम हो गया। ठीक है, तो ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? बदख्शा से प्राप्त होते थे, बदख्शा से लाते थे। और लाजवर्त भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह भी बदख्शा से ही मिलती है। अगर हम बात करें बेटा शिलाजीत की, सभी लोग परिचित होंगे। शिलाजीत की अगर हम बात करें तो शिलाजीत कहाँ प्राप्त होता है? भाई पहाड़ों से प्राप्त होता है। तो यह मिलता था हिमालयी क्षेत्र से। कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालयी क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त होता है? शिलाजीत प्राप्त होता है। शंख और कौड़ी की अगर हम बात करें तो यह सौराष्ट्र गुजरात से प्राप्त होता है। इधर लिख दें, शंख और कौड़ी, शंख और कौड़ी, शंख और कौड़ी, शंख और कौड़ी, ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप कहेंगे सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ पड़ता है? सौराष्ट्र पड़ता है गुजरात। यानी इसको यहाँ से खरीद के ले जाया जाता था, यहाँ से व्यापार होता था शंख और कौड़ी का। और अगर हम सेल खड़ी की बात करें तो सेल खड़ी भी हमें गुजरात से प्राप्त होती है। सेल खड़ी, ठीक है, सेल खड़ी की अगर बात करें जिससे मोहरें बनती थी, तो यह बेटा राजस्थान और गुजरात, राजस्थान गुजरात और बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान से व्यापार होता था। बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो सेल खड़ी का व्यापार कहाँ से होता था? सेल खड़ी का व्यापार होता था बेटा राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से ये लोग खरीद के ले जाते थे। अगर माप तौल की इकाई की बात करें कि भाई माप तौल के लिए ये लोग क्या प्रयोग करते थे, या आप कह सकते हैं वाट की अगर हम इनके बात करें तो वाट आप देख सकते हैं कि इनके जो वाट हुआ करते थे वो घनाकार, वर्गाकार, शंक्वाकार, ठीक है, और बेलनाकार हुआ करते थे। अगर हम वाट की बात करें तो वाट कैसे हुआ करते थे? तो आप कह सकते हो घनाकार, ठीक है, घनाकार हो गया, बेलनाकार हो गया, वर्गाकार हो गया, ठीक है, घनाकार, वर्गाकार, शंक्वाकार, इस तरीके के बाट इनके हुआ करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि माप तौल के लिए यह लोग 16 की इकाई का प्रयोग करते होंगे। 16 की इकाई का प्रयोग माप तौल के लिए किया जाता होगा। ठीक है, जैसे 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 48 हो गया, 320 हो गया। इस तरीके की इकाइयाँ संभवतः प्रचलित थी, क्योंकि भाई इस सभ्यता को हमने पढ़ा तो है नहीं, जो भी बताया जा रहा है अनुमान लगा के ही बताया जा रहा है। तो संभवतः ये माप तौल के लिए क्या करते थे? बांट का प्रयोग करते थे। और बांट कैसे हुआ करते थे? घनाकार, बेलनाकार, वर्गाकार और शंक्वाकार। और बांट जो विभाजित हुआ करते थे वो 16 की इकाइयों में ही विभाजित हुआ करते होंगे। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका आर्थिक जीवन। ठीक है, ये क्या रहा? आपका आर्थिक जीवन। अब हम बात करेंगे बेटा हड़प्पा सभ्यता के पतन की। किसकी बात करेंगे? हड़प्पा सभ्यता के पतन की। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन की अगर हम बात करें तो पतन में आप सभी जानते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता के पतन की हम बात करेंगे तो सभी जानते हैं कि सर्वमान्य जो मत है वो यही है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश भीषण बाढ़ आने के कारण हुआ था। ठीक है, भीषण बाढ़ आने के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ था। लेकिन भिन्न भिन्न विद्वान जो हैं उन्होंने अपने अपने मत रखे। ठीक है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो इन्हीं क्रम में अगर हम बात करें, सबसे पहले एक विद्वान हुए डेल्स महोदय ने क्या बताया? डेल्स महोदय ने बताया कि जो विवर्तनिकी विक्षोभ हुआ है उसी के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ है। अर्थात आप यह कह सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के कारण क्या हुआ? भीषण बाढ़ आई और इस बाढ़ के कारण ही यह पूरी सभ्यता का नाश हो गया। ठीक है, तो डेल्स ने क्या कहा कि भाई जो
प्लेट टेक्टोनिक के कारण क्या हुआ बेटा, बाढ़ आई और इसी के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है, यह किसने कहा, यह डेल्स महोदय ने कहा। ठीक है, जबकि गार्डन चाइल्ड कहते हैं, जबकि अगर हम गार्डन चाइल्ड की बात करें तो गार्डन चाइल्ड का कहना है कि भाई इस सभ्यता का विनाश आर्यों द्वारा किया गया। आर्यों द्वारा इस सभ्यता का विनाश किसके द्वारा किया गया, आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, आर्यों के द्वारा किया गया। जबकि जॉन मार्शल मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो आप कह सकते हैं मुख्य कारण इन्होंने बाढ़ को ही बताया था। और यही सर्वमान्य आप मत के रूप में भी मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो आप यह कह सकते हैं भीषण या भयंकर बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। ठीक है बेटा, तो यह थी हड़प्पा सभ्यता, जिसको मैंने 9 लेक्चर में पूरा कर दिया है। ठीक है, काफी ब्रीफ पढ़ाया है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक के लेक्चर देखेंगे पूरे एक साथ में, तो आपको हड़प्पा सभ्यता पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद अगले वीडियोज में मैं पहले इसकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से बनते हैं, और उन क्वेश्चंस को हल करा दिया जाएगा। करीब 15-20 क्वेश्चन का एक सेट मैं करा दूंगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तब तक आप लोग पूरे लेक्चर देखिए। अगर जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वो क्या करेगा बेटा, वो पहले लेक्चर 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, फिर 3 देखेगा, और लास्ट में इस लेक्चर को देखेगा, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। ठीक है, थैंक यू।